हाँ, आज है 16 जून और वर्कआउट के नाम पे तुम लोगों ने देखा मैंने कुछ भी ख़ास किया नहीं है बिकॉज़ राइट शोल्डर में पेन है अभी भी थोड़ा-सा। तो मैं सोच रहा हूँ जब जाएगा बट मैं फिर भी थोड़ा-थोड़ा मोमेंटम में रहने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम्हें पता है मुझे जिम जाना कितना पसंद है इसीलिए मैं फिर भी जिम जाके आया और कुछ ना कुछ करके आ गया। बट आज 16 जून है, वो क्लिप जो मैंने जिम की लगाई है, वो थी 14 जून की, ठीक है? अब 15 जून को मैं पूरा गायब था बिकॉज़ मैं गया था अपना फर्स्ट टैटू बनवाने। तो मैं तुम लोगों को पहले अच्छे से दिखाता हूँ, फिर एक्सप्लेन करूँगा कि ये क्या है और मैंने क्या सोच के बनवाया है और मैंने फर्स्ट टैटू में ही ये पूरा फोरआर्म क्यों कवर अप करवा लिया, क्यों इतना बड़ा पंगा ले लिया। तो चलो फटाफट टैटू दिखाता हूँ पहले। वैसे यार ये काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा है मेरे को पर्सनली, मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छे से दिखाता हूँ, एक सेकंड। आई होप ये दिख रहा होगा। देखो, वैसे तो आई गेस समझ आ गया होगा काफ़ी हद तक। ऊपर चलो नीचे से शुरू करते हैं। नीचे सबसे नीचे है रोमन में मेरी डेट ऑफ बर्थ। मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि ये रोमन में लिखवाना बिकॉज़ अगर खुद मतलब नॉर्मल न्यूमेरिकल वर्ड्स में उसमें लिखवाओगे तो थोड़े टाइम बाद बोर हो जाओगे। तो फिर मैंने ये रोमन में लिखवाया। उसके नीचे है डंबल, अगर सही से दिख रहा होगा तो। ये पोर्ट्रे करता है मतलब मेरी जिम लाइफ़ को। ये है मेरी क्रिएटर लाइफ़ के लिए व्हिच इज़ कैमरा। और बाकी ट्रैवलिंग से रिलेटेड है। यहाँ पर है बीच, जिसमें काफ़ी अच्छे से बनाने की कोशिश की है और मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छे से बना भी है। यहाँ पर ट्रीज़ वगैरह है, जो बीच पे होते हैं यूजुअली। ये प्रॉपर बीचेज़ वगैरह है और बीचेज़ नहीं बीच वगैरह है। यहाँ पर ये चिड़िया-विड़िया सब कुछ दिखा रखा है अच्छे से। ये लिखा हुआ है एसेंड मतलब टू गो अप ऑलवेज़, और ये ग्रोथ का साइन है क्योंकि मुझे पर्सनली सेल्फ डिसिप्लिन और ग्रोथ वाली चीज़ें, सेल्फ ग्रोथ बुक्स वगैरह ये सब मैं पढ़ता रहता हूँ, तो मुझे ये चाहिए था एक और। एक यहाँ पर है कंपास फॉर लाइफ डायरेक्शन। अगर आप मतलब बेसिकली ये दर्शाता है आप लाइफ की डायरेक्शन बेसिकली सही जा रही है। मैंने 2-3 चीज़ें पढ़ी थी इसके बारे में तो मैंने ये बनवा लिया। इसका ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाया मैंने बट ये अच्छा लग रहा था। बाकी सब चीज़ों का लॉजिक लगाया है। और ऊपर है माउंटेन्स। तो ये ट्रैवलिंग लाइफ से रिलेटेड भी है, मेरी जिम और क्रिएटर लाइफ से रिलेटेड भी है, मेरी बर्थ डेट भी है और मेरे थॉट प्रोसेस को भी ये शो कर रहा है अच्छे से। मतलब ये टैटू मैंने बहुत सोच समझ के बनवाया है एंड आई गेस कि ये परफेक्ट टैटू बना है। और बाकी की जो लाइन्स है इनको सेक्रेड लाइन्स या फिर सेक्रेड क्या बोलते हैं वो होती है, ये बेसिकली यूनिवर्स से कनेक्ट करने के लिए होती हैं और फिलर्स की तरह भी यूज़ होती हैं। जैसे अब टैटू खाली-खाली ना लगे तो ये फिलर्स की तरह यूज़ होती है। और मैंने इनमें से भी अगर कुछ गलत बता दिया हो तो आई एम सॉरी, मेरे को जितनी नॉलेज है मैंने बता दिया बट मेरी मेन चीज़ें जो कैमरा, डंबल, ट्रैवलिंग से रिलेटेड जो मेन वर्ड है एसेंड और ग्रोथ साइन एंड मेरा बर्थडे, वो सब मैंने सोच समझ के इसमें इनपुट किया था अपने, मतलब उनको बताया था कि मुझे इस तरीके का टैटू चाहिए। और इसको बोलते हैं आई गेस फाइन लाइन टैटू, जो वर्टिकल डिज़ाइन में बनता है, मतलब ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जा रहा होता है हाथ पे। मुझे वो फोरआर्म्स पे ऐसे राउंड टैटूज़ पसंद नहीं है क्योंकि वो बहुत पुराने भी हो गए हैं, ना मुझे देखना अच्छा लगता है, ना उनकी कोई ख़ास मीनिंग होती है कईयों में तो। और मुझे जगह खाली छोड़ना भी पसंद नहीं है। लाइक कोई पैचेज़ वग़ैरह बनवा लिए हाथ पे इधर-उधर, फिर बाकी की जगह खाली है। आई डोंट लाइक दिस। और एक और चीज़, यहाँ पर जगह खाली है पूरी की पूरी, ठीक है? ये देख सकते हो, इसको ये लोग बैक बोलते हैं। एक्चुअली मैं इसको बैक बोलता था आज तक बट टैटू आर्टिस्ट इसको बैक बोलते हैं, इसको सॉरी इसको फ्रंट बोलते हैं, इसको बैक बोलते हैं। तो ये जो बैक का एरिया है मैं इसको भी फिल करवाऊँगा और ये जो थोड़ा-थोड़ा एजेस है ना इस टैटू के, ये सारे इधर कनेक्ट करवा के इधर कुछ और बनवाऊँगा। बिकॉज़ एज़ आई सेड मुझे जगह खाली छोड़ना पसंद नहीं है और काफ़ी मेरे को पैचेज़ से टैटूज़ पसंद नहीं है। और अभी इसमें थोड़ा-थोड़ा दर्द हो रहा है जब मैं ऐसे आर्म्स को फ़ोल्ड कर रहा हूँ ना, तो ये जो माउंटेन्स है, ये थोड़ा-थोड़ा दर्द कर रहे हैं। तो ज़्यादातर हाथ अभी सीधा ही रहता है एंड नाउ ये बन चुका है कंप्लीटली और आज दूसरा दिन है। अब धीरे-धीरे इसकी थोड़ी बहुत केयर करेंगे। अभी तो पूरे हाथ पे स्वेलिंग आ रही है, पूरा हाथ यहाँ से रेड है, इसलिए ज़्यादा अच्छे से वो दिख नहीं रहा होगा टैटू। वैसे तो काफ़ी अच्छे से दिख रहा है। बट ये स्वेलिंग हट जाएगी, रेडनेस चली जाएगी तो ये टैटू बहुत अच्छा दिखेगा बिकॉज़ लकीली मेरा जो इनर फोरआर्म है उसका कलर ठीक-ठीक फेयर है। मतलब काला नहीं है हाथ, तो ठीक-ठीक फेयर है, इसलिए टैटू में जो गैप्स है वो अच्छे से दिखेंगे, टैटू काफ़ी अच्छे से दिखेगा। और मेरा आउटर फोरआर्म जिसको वो लोग बैक साइड बोलते हैं, वो थोड़ा-सा डार्क है बिकॉज़ ऑफ टैनिंग। तो जब तक टैटू बनेगा नया वाला, इसको भी ठीक कर लूँगा मैं तब तक। और अब खुजली वगैरह हो रही है तो बस ऐसे-ऐसे टच करने के लिए बोला है, खुजली करने के लिए नहीं बोला और मैं खुजली कर भी नहीं पा रहा क्योंकि स्वेलिंग की वज़ह से खुजली करता हूँ ना अगर तो दर्द भी अलग होता है। देखते हैं 2-3 दिन में सॉर्ट हो जाएगा और पहला टैटू है भाई, मेरे को लगा था घर आने के बाद अगर मुझे अच्छा नहीं लगा तो क्या होगा? मैं क्या करूँगा उस टैटू का फिर? बट ये लिटरली बहुत कूल लग रहा है और सबने तारीफ़ की है तो और ज़्यादा मोराल अप हो गया क्योंकि मैं थोड़ा वैसे गलत बात है ये, गलत आदत है मेरी बट लोगों की सुनना मेरे को थोड़ा-सा ऐसा अच्छा लगता है। अगर वो बोल रहे हैं कि नहीं, नहीं अच्छा नहीं है तो कभी-कभी मैं इन्फ्लुएंस हो जाता हूँ।
और अगर वो बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा है, तो मैं हमेशा इन्फ्लुएंस हो जाता हूँ। तो इस चीज़ पे मैं वर्क करूँगा। अब जो मैं बताने वाला हूँ उसे बिल्कुल भी स्किप मत करना, 0 से लेके एंड तक सुनना, बिकॉज़ आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलने वाली है। तो जैसा कि आपको टाइटल में पता चल ही गया है कि आज की वीडियो किसके ऊपर होने वाली है, बट मैंने इससे पहले जो कुछ भी बताया उसको स्किप करके अगर आप यहाँ पे आ गए हो टाइम स्टैम्प के थ्रू, तो शुरू करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले वॉल्यूम का मतलब समझो। वॉल्यूम क्या होती है कि आप एक वीक में कितने सेट्स कर रहे हो, कितनी बार उसे रिपीट कर रहे हो, उसकी इंटेंसिटी क्या है, कितने रैप्स कर रहे हो, हर चीज़ को एक मल्टीप्लिकेशन के थ्रू, एक फॉर्मूला के थ्रू निकाला जाता है कि ओवरऑल वॉल्यूम कितनी निकल रही है इसकी। मैं आपको डायरेक्टली एग्जांपल के थ्रू ही समझाता हूँ। जैसे ये ऐप है हैवी, इसके अंदर मैं अपना सारा वर्कआउट सेव करता हूँ, राइट। तो 14 तारीख को मैंने फुल बॉडी स्प्लिट फॉलो की थी, ठीक है। अब इसके अंदर टोटल 13 सेट्स थे और उसके अलग अलग रेपिटेशंस थे। उसमें इंटेंसिटी भी मैंने लिखी हुई थी आरपी के थ्रू। वैसे इंटेंसिटी के थ्रू भी वॉल्यूम काउंट नहीं होती है, बट स्टिल अब इसमें टोटल वॉल्यूम शो हो रही है, यहाँ पर देखो 10,000 की, ठीक है। तो ऐसे वॉल्यूम बढ़ती भी है, ऐसे वॉल्यूम घटती भी है। अगर आप टोटल सेट्स कम करोगे या फिर उनकी ओवरऑल रैप्स कम करोगे तो आपकी वॉल्यूम कम हो जाएगी, अगर ज़्यादा करोगे तो वॉल्यूम वीकली ज़्यादा हो जाएगी। अब यहाँ पर हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम बेसिक वॉल्यूम की बात करेंगे कि आपको कितने सेट करने चाहिए या कितने रैप्स करने चाहिए हर एक्सरसाइज के या हर सेट में। बहुत पहले से ये चला हुआ आ रहा है कि आप 20 सेट करो, 25 सेट करो या 15 से ज़्यादा सेट्स करो बेसिकली, पर वो नेचुरल बॉडी बिल्डर्स के लिए सही नहीं है, बिकॉज उनकी रिकवरी प्रोसेस थोड़ी सी स्लो होती है एनहेंस लिफ्टर के कंपैरिजन में, एनहेंस बॉडी बिल्डर्स के कंपैरिजन में। उनके पास तो भाई केमिकल रिकवरी होती है, तो उनकी रिकवरी बहुत फास्ट हो जाती है। उनके कंपैरिजन में कभी भी उनको देखकर अपना स्प्लिट मत बनाना। नेचुरल लिफ्टर का सिंपल सा है, सिंपल सा मतलब बहुत सिंपल सा ही है। सिंपली आपको 10 से 15 सेट्स करने हैं किसी भी मसल ग्रुप के लिए, और वो वाली मसल ग्रुप्स जो किसी और मसल ग्रुप के साथ, किसी कंपाउंड वर्किंग सेट के साथ इंक्लूड हो रही है, उनके तो और कम सेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बारबल रोइंग कर रहा हूं तो मेरे रेयर डेल्ट्स ऑब्वियसली ट्रेन हो रहे हैं मेरी अपर बैक के साथ में, और मेरे ट्रैप्स पे भी आ रहा है। तो मुझे ट्रैप्स के 10 से 15 सेट करने की जरूरत नहीं है वीकली में। मैं आधे सेट्स करूंगा तो भी मेरे ट्रैप्स ग्रो होंगे बहुत अच्छे से, और सेम विद रेयर डेल्ट्स एंड सेम विद बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स। अगर आप चेस्ट की कोई भी मूवमेंट कर रहे हो या फिर आप कोई भी पुलिंग मूवमेंट कर रहे हो तो आपकी बाइसेप यूज हो रही है, चेस्ट की मूवमेंट में आपकी ट्राइसेप यूज हो रही है, तो उनके भी आप जरूरी नहीं है आपको 15 सेट्स हिट करने, आप 8 से 10 करोगे पूरा वीकली तो भी काम चल जाएगा। एंड सिर्फ काम नहीं चलेगा, वो अच्छे से ग्रो होंगे। बाहर मौसम बहुत अच्छा हो रहा है आज। तो चलो आपको एक रफ आइडिया दे देता हूँ कि आपको जो सेट्स है उसे कैसे डिवाइड करना चाहिए। एंड मैं फ्रीक्वेंसी के बारे में बताना भूल गया। अगर मान लो आप किसी भी बॉडी पार्ट को वीक में एक बार हिट कर रहे हो, बट आप एक ही बार में ज्यादा सेट्स परफॉर्म कर रहे हो, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि 10 से 15 सेट करो वीकली, वॉल्यूम इनफ है। फिर आपने सोचा कि ठीक है आज मैं चेस्ट ट्रेन करूंगा मंडे को, और फिर मैं दोबारा मंडे को ही चेस्ट ट्रेन करूंगा, तो आज ही मैं 10 से 15 सेट चेस्ट के परफॉर्म कर लेता हूं। तो उससे आपको ज्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि ज्यादा वॉल्यूम करने से ओवरऑल फटीग ज्यादा जनरेट होता है, जिसकी वजह से लास्ट के कुछ सेट्स में तो बिल्कुल भी अच्छे रिजल्ट्स मिलते ही नहीं है। उनको बोलते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स। मतलब एक सेशन में ज्यादा सेट्स करने की वजह से आपकी मसल ग्रोथ होने की बजाय, मतलब हाइपरट्रॉफी हिट होने की बजाय अट्रॉफी शुरू हो सकती है। अट्रॉफी मतलब बेसिकली मसल लॉस। तो इसलिए आपको ट्राई करना है कि ये जो 10 से 15 सेट की वॉल्यूम है, ये आपको वीक में 2 या 3 बार एटलीस्ट डिवाइड करनी है। अब 3 बार बहुत कम लोग डिवाइड कर पाते हैं, बट मैं आपको आज की वीडियो में वो भी बताऊंगा कि कैसे करना है, डोंट वरी अबाउट दैट। बट हाँ, 2 बार तो आप डिवाइड कर सकते हो, बहुत ईजी यार। कोई भी स्प्लिट फॉलो कर लो, अपर लोअर स्प्लिट हो गई या फिर पुश पुल लेग्स हो गई, या फिर कोई भी अपने हिसाब से भी बना सकते हो आप। तो सिंपली आपको क्या करना है, मान लो 10 से 15 सेट परफॉर्म करते हो आप वीकली, तो 12 सेट्स निकाल लो या 14 सेट्स निकाल लो। अब आपको करना ये है कि एक सेशन में हाफ ऑफ द सेट्स टोटल वीकली वॉल्यूम के आपको परफॉर्म करना है। जैसे 14 सेट्स आपने निकाले, आप 7 सेट परफॉर्म करो और 7 सेट बाकी के बचे हुए सेशन में, मतलब नेक्स्ट चेस्ट डे पे परफॉर्म कर सकते हो। एंड एक और चीज का ध्यान रखना, लोग मसल ग्रुप्स में थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। चेस्ट का मतलब ओवरऑल चेस्ट की बात हो रही है, ऐसा नहीं है कि अपर चेस्ट के लिए आप 14 सेट अलग से कर रहे हो, फ्लैट के लिए और लोअर के लिए आप अलग से कर रहे हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। बेसिकली जब भी आप अपर चेस्ट को टारगेट करते हो, कोई भी वर्कआउट करते हो, तो आपका ओवरऑल चेस्ट ही हिट होता है, इसलिए आप उसको ओवरऑल चेस्ट में ही काउंट करना। मैंने बोला है कि 14 सेट करने हैं, तो 14 सेट मतलब 2 सेट अपर के, 2 सेट मिड के, 2 सेट लोअर के, ऐसे करते भी हो अगर आप, तो वो 6 सेट काउंट होंगे। वो 2-2 सेट अलग से काउंट नहीं होंगे सेपरेटली। एंड जो कंपाउंड एक्सरसाइजेज हैं उनके तो आप 10 से 15 सेट करो, बट जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जैसे आइसोलेटेड आपको ट्रेन करने हैं रेयर डेल्ट्स, या फिर ट्रैप्स ट्रेन करने हैं, या फिर बाइसेप्स परफॉर्म करनी है, तो उनके आप थोड़े कम सेट रखो, बिकॉज वो ऑलरेडी काफी सारी अलग अलग एक्सरसाइज में यूज होते हैं, और उनके आप 15 सेट करने लगे तो आपको फिर से रिकवरी में दिक्कत आएगी। तो अब आप समझ गए कि ओवरऑल वॉल्यूम क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी मतलब आप कितनी बार फ्रीक्वेंटली ट्रेन कर रहे हो वीक में,
वो क्या होती है, वो आपको 2 बार मिनिमम रखना है, ओवरऑल वॉल्यूम को बैलेंस करके चलना है, ज़्यादा सेट्स परफॉर्म नहीं करने हैं, वरना आपको डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिलेंगे, मसल ग्रोथ की जगह मसल लॉस भी हो सकता है। तो इसीलिए आप कम वर्कआउट करके ज़्यादा गेन्स अचीव कर सकते हो एज एन नेचुरल। और अगर आप एनहेंस हो तो फिर आप थोड़े ज़्यादा सेट्स भी परफॉर्म कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आपको कैसा फील हो रहा है, उसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता। तो अब बात करते हैं कि आप किसी भी मसल ग्रुप को, यानी आपके वर्कआउट स्प्लिट को 3 टाइम्स में कैसे डिवाइड कर सकते हो, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी कैसे ज़्यादा बढ़ा सकते हो कि आप एक हफ्ते में 3 बार ट्रेन कर सको, और उसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान होंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं रिकवरी की। अगर आप किसी भी मसल ग्रुप को 3 बार हिट कर रहे हो वीक में, तो आपकी रिकवरी ऑब्वियसली काफ़ी कम होगी, तो आपको रिकवरी मैनेजमेंट करना पड़ेगा ताकि ज़्यादा फटीग ना हो और आप अगले सेशन से पहले ही रिकवर हो जाओ। अब ये कैसे करना है ये भी बताऊँगा, ये प्रॉब्लम आती है बेसिकली। अब फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा सबसे बड़ा ये होता है कि आप ज़्यादा बार किसी मसल ग्रुप को अगर हिट कर पाओगे, तो ऑब्वियसली उसके ग्रो होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। यहाँ पर आपको हाइपरट्रॉफी के स्पाइक के बारे में समझना पड़ेगा। हाइपरट्रॉफी का स्पाइक क्या होता है? जब भी आप किसी मसल ग्रुप को ट्रेन करते हो, उसके 3-4 सेट मार लेते हो, तो हाइपरट्रॉफी का एक स्पाइक मिलता है, जिसकी वजह से आपकी मसल ग्रोथ शुरू हो जाती है। अब वो स्पाइक जो होता है वो बेस लाइन पे आ जाता है 24 से 48 घंटे बाद, डिपेंड करता है कि मसल कितनी जल्दी रिकवर होगी। अब मान लो किसी मसल ग्रुप का आपने एक ही सेट किया, तो वो ऑब्वियसली एक दिन में रिकवर हो जाएगी। आपने 2 या 3 सेट किए, तो उसको 1 या 2 दिन लगेंगे रिकवर होने में। बट जैसे वो रिकवर हो जाएगी, हाइपरट्रॉफी का जो स्पाइक है वो बेस लाइन पे आ जाएगा, और फिर भी उसके बाद आप उसे दोबारा ट्रेन नहीं करते, तो वो या तो बेस लाइन पे रहेगा मतलब कुछ घंटों के लिए, उसके बाद वो अट्रॉफी शुरू हो जाएगी, मतलब वो मसल लॉस हो जाएगा। वो लॉस इतना स्लो होगा कि आपको पता नहीं चलेगा, बट स्टिल वी डोंट वांट दैट। हमको वो लॉस चाहिए क्यों? चलो मान लो वो 0.5% लॉस है, बट लॉस तो है। मान लो आपने ज्यादा दिन लगा दिए ट्रेन करने में, तो वो 1% लॉस भी हो सकती है आपकी मसल में, भी 2% भी हो सकती है, बट ऐसा नहीं होता है यूजुअली। बट मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, रफली आइडिया दे रहा हूँ कि हाँ, अट्रॉफी स्टार्ट हो जाती है, चाहे वो बहुत ही कम लेवल पे हो। तो अगर आपको किसी भी मसल पार्ट को 3 बार हिट करना है, तो आपको करना ये है कि आपको उसकी वॉल्यूम हर सेशन में बहुत ही ज्यादा कम रखनी पड़ेगी। एक ही सेट करना पड़ेगा आपको उसका, जिससे एक दिन के गैप के बाद आप उसे दोबारा ट्रेन कर पाओ। आप ऑल्टरनेट डेज करोगे तभी आप 6 दिन में 3 बार ट्रेन कर पाओगे, राइट? तो हर मसल ग्रुप का एक सेट परफॉर्म करो, और उसकी इंटेंसिटी ऐसी होनी चाहिए, बिल्कुल मतलब ब्रूटल सेट होना चाहिए वो, कि आपने एक सेट परफॉर्म किया, आपका पार्टनर या जो भी आपका मेट है जिम में, वो भी आपकी हेल्प कर सकता है। कैसे? फॉर एग्जांपल इफ आई एम डूइंग बेंच प्रेस, अब हो सकता है 6 से 8 रैप बाद मुझसे वो ना उठे, बट मेरा फ्रेंड क्या कर सकता है, उसे उठा के दे देगा, और मैं उसे इसेंट्रिक पे भी कंट्रोल करूंगा, बिकॉज जब आप कॉन्सेंट्रिक मूवमेंट करते हो, आप उसमें जल्दी थक जाते हो। इसेंट्रिक आपके टैंक में अभी भी बचे होते हैं मूवमेंट, मतलब रैप्स। तो आप अपने फ्रेंड को बोलो कि जब मैं फेलियर हिट कर जाऊंगा, उसके बाद मुझसे एक भी नहीं उठेगा, तो तुझे वो वेट खुद से उठाना है, सपोर्ट नहीं करना है उस टाइम। बिल्कुल लास्ट में आपका खत्म हो चुका है, टैंक में कोई भी रैप नहीं, आप एक भी कॉन्सेंट्रिक कर नहीं सकते, तो उसको बोलना सपोर्ट नहीं चाहिए मुझे, तू ही उठा के दे। तो वो पूरी ताकत से लाइक उठा देगा, थोड़ा सा आपको लगेगा सपोर्ट, और उसके बाद आपको इसेंट्रिक पे कंट्रोल करना है। नीचे आते टाइम आपके 2 से 3 रैप और निकल जाएंगे, मतलब इस लेवल की इंटेंसिटी चाहिए आपको अगर आप पर मसल ग्रुप का एक सेट करते हो तो। और आपको फुल बॉडी ट्रेनिंग स्प्लिट फॉलो करनी पड़ेगी, मतलब आपको सारे बॉडी पार्ट्स के एक एक सेट ही करने हैं। फिर एक दिन का गैप लो, आराम से रेस्ट करो, फिर उसके बाद वापस से जिम में जाओ और सारे बॉडी पार्ट्स के एक एक सेट करो। ऐसे करके आप हर एक दिन छोड़ के एक दिन वर्कआउट कर सकते हो, जिम भी जा सकते हो। और ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, और मैंने लास्ट वीडियो में बताया था या नहीं बताया था, आई डोंट नो, कि मैं नई स्प्लिट फॉलो करने वाला हूँ, और यही वो स्प्लिट है जो मैंने शुरू कर दी है। इसमें लाइक मुझे इतना ध्यान रखना पड़ता है अपनी रिकवरी का, कि मैं अगर किसी फ्रेंड से हेल्प ले रहा हूँ इसेंट्रिक पे, और वो मसल ग्रुप इतनी ज्यादा हार्ड ट्रेन किया, बट मैंने एक ही सेट किया, उसके बाद भी अगर वो परसों तक रिकवर नहीं हुई, तो फिर मैं इसेंट्रिक में उसकी हेल्प नहीं लूंगा। फिर भी मैं उसे हार्ड सेट परफॉर्म करूंगा, मैं हैवी वेट उठाऊंगा, 6 से 8 रैप परफॉर्म करूंगा, बट इसेंट्रिक पे फिर मैं उसकी हेल्प नहीं लूंगा, बिकॉज मेरे को पता चल जाएगा कि यार ये इसेंट्रिक एक्स्ट्रा रैप करने की वजह से मैं एक दिन में रिकवर नहीं कर पा रहा, और आपको कैसे भी करके एक दिन में रिकवर करना ही है। अब इसमें एक फ्लॉ है जो यहाँ पर काम नहीं आता है। जैसे अब आप सोचोगे कि यार ओवरऑल वॉल्यूम अगर मैं चेस्ट का एक ही सेट कर रहा हूं, तो वीकली 3 ही सेट हुए, बट करने हमें 10 से 15 सेट है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा कैच है कि जब आपकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है किसी भी मसल ग्रुप को ट्रेन करने की अच्छी इंटेंसिटी के साथ, तो उसकी वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम नहीं बढ़ती है, बट उसकी इंटेंसिटी, उसका मसल ग्रोथ का स्टिमुलस ज्यादा मिलता है। तो यहाँ पर वॉल्यूम वर्सेस स्टिमुलस की बात आ जाती है कि मान लो आप ज्यादा वॉल्यूम देकर भी वो स्टिमुलस क्रिएट नहीं कर पा रहे जो मैं कम वॉल्यूम से भी कर पा रहा हूँ, तो मेरी मसल ग्रोथ ज्यादा होगी। मतलब मैंने आपको बोल तो दिया कि 10 से 15 सेट करने, आपको वीकली आप उसे 2 में
में डिवाइड करो चाहे 3 में डिवाइड करो, बट आप वो अच्छी इंटेंसिटी नहीं दे पा रहे अपनी मसल्स को जिससे स्टिमुलस मिल सके, और मैं वो एक सेट में ही दे पा रहा हूं, तो मेरी मसल ग्रोथ फिर भी ज्यादा होगी, चाहे आप 10 से 15 सेट करो, 20 सेट करो। तो आई गेस थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आने लगा होगा अब कि क्या क्या चीजें जरूरी होती है मसल ग्रो करने के लिए। आप अच्छी वॉल्यूम दो, ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए अगर आप इंटेंस सेट कर रहे हो तो, क्योंकि आपको कम वॉल्यूम में भी वो स्टिमुलस मिल रहा है। और अगर आप अच्छी वॉल्यूम नहीं दे पा रहे तो मसल ट्रेन करने की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, और वॉल्यूम कम कर दो, बट वो कम भी उसमें इतनी इंटेंसिटी होनी चाहिए कि मसल को प्रॉपर स्टिमुलस मिल जाए ग्रोथ करने के लिए। तो आई गेस ये बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज हो गई मेरे हिसाब से। आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको वॉल्यूम के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा, कैसे स्प्लिट बनानी है वो भी आपको अब पता चल गया होगा कि कितने सेट्स आपको परफॉर्म करने हैं, कितने कौन सी मसल ग्रुप को आप कम सेट्स में भी ट्रेन कर सकते हो, क्योंकि वो कंपाउंड एक्सरसाइज के साथ में ही ट्रेन हो जाती हैं, जिसको सपोर्टिव मसल्स भी आप बोल सकते हो। तो इस तरीके से वॉल्यूम मैनेजमेंट होता है और कम सेट्स में आप ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हो। आपको ज़्यादा सेट्स करने की ज़रूरत नहीं है सच में। हाँ, इंटेंसिटी अच्छी होनी चाहिए, मैं 10 बार बोल चुका हूँ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई गेस वापस से बहुत बड़ी वीडियो हो गई है। आई गेस कितनी देर से रिकॉर्डिंग चल रही है ये वीडियो भी मुझे लग रहा है 15 से 20 मिनट की होने वाली है। मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड आई एम साइनिंग ऑफ।